अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक है। आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन का फोर्थ पार्ट, जिसको रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और आज जो है वो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब ये है, रेस्पिरेटरी का मतलब ये है कि ये चेन जो है ये रेस्पिरेशन में के प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब ये एक चेन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैरी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम्स में मूवमेंट करते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है जो आगे एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन किधर से आते हैं? ये बेसिकली आपके पास जो ग्लाइकोलाइसिस है वहाँ पर जो आपके पास NADH मॉलिक्यूल बने थे, और साथ साथ जो क्रेब्स साइकिल है वहाँ पर भी आपके पास NADH2 FADH2 के मॉलिक्यूल आपके पास बने थे। उसके हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, वो इसी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और कोएंजाइम्स के थ्रू जो होते हैं ये कैरी होते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिफाइन करते हैं कि सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 स्टेपवाइज टू कोएंजाइम Q and different cytochromes is called रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर NADH या NADH2 FADH2, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास NADH है, ये आपके पास FADH2 है, ठीक है। स्टेप वाइज टू कोएंजाइम ए आपके पास ये है, एंड डिफरेंट साइटोक्रोम्स, ये आपके पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कंबाइन हम कहते हैं, और इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में B, C, A और A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 जो होते हैं शामिल होते हैं, इसको कंबाइनिंग साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम ये हीम कंटेनिंग ग्रुप होता है, इसके अंदर हीम ग्रुप होता है, इसके अंदर आयरन होता है, जिस तरह के हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। और ये क्या करते हैं, ये रिडॉक्स के तौर पर काम करते हैं। ये कभी ऑक्सीडाइज होते हैं, कभी ये क्या होते हैं, ये रिड्यूस होते हैं और कभी ऑक्सीडाइज होते हैं। अब इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैरी होते हैं एक कोएंजाइम से दूसरे में या एक साइटोक्रोम से दूसरे में, एंड सो ऑन। आप लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर हम आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आपको बताता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 है या जो FADH2 है जो क्रेब्स साइकिल में पैदा होते हैं, ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इससे कैरी होते हैं और हाइड्रोजन। और ये भी आपको बताएंगे इधर कि एक NADH2 जो होता है वो आपको 3 ATP देते हैं, और एक FADH2 जो होता है वो आपको 2 ATP आपको देते हैं। तो NADH2 3 ATP देते हैं, FADH2 2 ATP जनरेट करते हैं। कहाँ पर जनरेट करते हैं? रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये किधर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में किधर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्डेड होता है, और ये क्रेस्टी बनाते हैं। ये जो आपके पास मेम्ब्रेन है इधर जो होता है आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इस सेंटर में क्या आपके पास ये मैट्रिक्स है,
मैट्रिक्स। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और दरमियान में क्या ये मैट्रिक्स है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखें कि कैसे आपके पास NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं। अब देखिए ये आपके पास NADH है फॉर एग्जांपल। NADH जो होता है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये आपको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास NADH है फॉर एग्जांपल, दिस इज NADH या NADH2। NADH जो होता है ये आपको क्या देता है, ये आपको NAD ऑक्सीडाइज हो जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस आपको हाइड्रोजन आयन आपको देते हैं। जब ये डिसऑर्डर होता है तो ये हाइड्रोजन आपको दे देते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और खुद जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखिए ये इसके कंपोनेंट्स भी है, ये इसको ये NADH कोएंजाइम क्यों साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BCA3 और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब NADH जो होता है जब ये ऑक्सीडाइज होता है NAD में, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोएंजाइम क्यों को दे देते हैं। एक कोएंजाइम है यहाँ पर जो कोएंजाइम क्यों कहा जाता है। जब ये अपने दो इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यों को दे देते हैं तो इस दौरान कोएंजाइम क्यों क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और खुद ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+। इसके बाद फिर जब ये इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, एनर्जी होते हैं, इसके अंदर एनर्जी होती है। क्योंकि अगर आप देखिए ये मैंने जो रेड लाइन शो किया है ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लो एनर्जी लेवल है नीचे, ऊपर जो है ये हाई एनर्जी लेवल है। अब ये इसके अंदर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है NADH और FADH2 के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, जब इसको एनर्जी मिलती है तो एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, लेकिन जब ये आउटर शेल से नीचे आते हैं तो इस दौरान फिर ये एनर्जी रिलीज करते हैं। अब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करेंगे कि एनर्जी को रिलीज करते हैं। और जब ये NADH जब ये ऑक्सीडाइज होता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इसके अंदर क्या, उसके अंदर एनर्जी होती है और उसी एनर्जी की मौजूदगी में क्या होता है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और यहाँ पर आपके पास क्या बनाती है, आपके पास ATP की सिंथेसिस करिए, आपके पास एक ATP का मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए इन दोनों के मिलाने के लिए। ये वैसे मुफ्त में तो नहीं होता, बल्कि ये एनर्जी जो होती है इसको मिलती है और ये दो कंबाइन होकर ATP बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि कोएंजाइम क्यू ने गेन किए थे, जिसके नतीजे में कोएंजाइम क्यू रिड्यूस हो गया था, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू से साइटोक्रोम B में चले जाते हैं। अब साइटोक्रोम B आपके पास रिड्यूस हो जाता है और कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखिए फिर ये तो तकरीबन ये लेवल तकरीबन इसका सेम है। ये इतना नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखते हैं तो नेक्स्ट कमिंग जो लेवल है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है। और साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो नेक्स्ट कमिंग होता है वो रिड्यूस होता है, इससे पहले वाला जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। जिस तरह कि जब इससे इलेक्ट्रॉन NADH इसमें आ गए तो ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। जब कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में आ गए तो साइटोक्रोम B रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इस तरीके से चूंकि ये दोनों लेवल तकरीबन सेम है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़ा सा लो नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन नहीं होती। डायग्राम में भी अगर आप देखें तो दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लेवल में है, थोड़ा सा ये नीचे है। इसी वजह से इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी कम रिलीज होती है और ATP की फॉर्मेशन इस स्टेप में नहीं होती। यहाँ पर FADH2 भी है, इसका जिक्र फिर मैं बाद में करवाता हूँ। FADH2 बेसिकली जो होता है इधर से स्टार्ट होता है,
ये इसका जिक्र पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ NADH को, फिर FADH2 की तरफ आते हैं। अब इसके बाद जो कि साइटोक्रोम बी जो कि रिड्यूस हो गया था, इससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम सी में, एक और साइटोक्रोम में, इलेक्ट्रॉन कैरियर में। तो ये अभी क्या हो गया, ये आपके पास रिड्यूस हो गया, और पहले वाला क्या हो गया, ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया। जिस तरह कि मैंने बता दिया कि एक तो जो आगे वाला स्टेप आ रहा है वो लोअर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले से, दूसरा जो आगे वाला स्टेप आ रहा है वो रिड्यूस होता है, और इससे पहले वाला ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब साइटोक्रोम सी से जब बी से इलेक्ट्रॉन सी में आ गए, तो यहाँ पर देखिए इसमें गैप है, ये काफी नीचे है साइटोक्रोम सी। अब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी की मौजूदगी में क्या हो जाता है, एडीपी और आईपी इनऑर्गेनिक फास्फेट ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, आपके पास दूसरी एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। ये खुद बहुत नहीं होती, ये दोनों खुद बहुत आपस में नहीं मिलते, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है और ये एटीपी की फॉर्मेशन होती है। इस तरह कि मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं तो ये एनर्जी को एमिट करते हैं। तो ये एनर्जी लेवल जो हाई है, ये नीचे की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। इसके बाद फिर साइटोक्रोम ए सी से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ए में आ जाते हैं। अब ये जो कि पहले क्या था, रिड्यूस था, अब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, और साइटोक्रोम ए क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इन दोनों के लेवल में इतना फर्क नहीं होता, जिसके नतीजे में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर कोई एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 में चले जाते हैं। अब फिर इसके लेवल में क्या फर्क है, फिर हाई अमाउंट में एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है, जिसके नतीजे में एडीपी आईपी के साथ मिलकर तीसरी एटीपी की फॉर्मेशन कर जाते हैं। अब साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। जब आपके पास थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन जो होता है, जब ये इसी मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन की तरफ पहुंच जाता है, तब आपके पास ये सिलसिला जो होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है शुरू हो जाती है। जब तक आपके पास ऑक्सीजन नहीं होता तो तब तक जो है आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूवमेंट शुरू नहीं करता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेगा तो एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, साथ से जो हाइड्रोजन है NADH का या FADH का जो अभी हम डिस्कस करते हैं, ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये प्रोटॉन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं, और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। जिस तरह के रेस्पिरेशन के रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब साथ साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नतीजे में ये वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये वो पानी नहीं है जिसको हम पीते हैं, बल्कि ये जो पानी है वाटर मॉलिक्यूल ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नतीजे में बनता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये बॉडी से बाहर किस तरह रिलीज होता है, जब आप एक्सहेलेशन करते हैं, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इस तरीके से अगर आप अपने हाथ को सामने पकड़ लें, आप एक्सहेल कर ले इस तरीके से, तो ये आपको ये हवा जो है ये आपको मॉइस्ट फील होगी। ये मॉइस्ट क्यों फील हो रही है, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नतीजे में आपके बॉडी में बने हुए होते हैं, ये वो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अभी आपको ये भी पता है कि क्रेब्स साइकिल में FADH2 भी बनता है NADH2 के अलावा। तो FADH2 जो होता है इसके अंदर थोड़ा सा कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हायर लेवल पे है, ऊपर हायर लेवल थोड़ा सा नीचे है, जो नीचे आते हैं तो ये लोअर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थोड़ा कम है तो ये थोड़े से नीचे होते हैं। अब देखिए अब ये FADH2 जब ये ऑक्सीडाइज होता है FAD में, तो ये क्या कर लेते हैं, ये भी दो इलेक्ट्रॉन को और साथ साथ हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इसको एमिट करते हैं प्रोटॉन को।
ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कोएंजाइम क्यू में आते हैं, ये इधर नहीं आते बल्कि ये कोएंजाइम क्यू में आते हैं। यहाँ पर चूंकि लेस एनर्जी रिलीज होती है तो कोई एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती, और फिर ये कोएंजाइम क्यू से अल्टरनेट इसी साइटोक्रोम बी सी ए 3 और इस तरीके से जाते हैं, अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी हो जाते हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रॉन जो थे NADH से आ गए थे। अब अगर आप देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये पढ़ रहे हैं कि जो NADH2 जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में बन गए थे उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, वो आपको 3 ATP देता है। अब देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास NADH मॉलिक्यूल है, ये आपको 3 ATP देता है कि नहीं देता है, अभी हम इसको देखते हैं। देखिए आपके पास एक ATP ये है, ये दूसरा ATP है और ये तीसरा ATP है। इसका मतलब ये है कि आपको जो आपके पास जो एक NADH होता है, 1 NADH या NADH2 कितनी ATP जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? 3 ATP जनरेट करता है। अभी हम FADH2 की तरफ आते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में क्रेब्स साइकिल में आपके पास 2 FADH2 भी पैदा होते हैं। अब FADH2 इधर से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम इसको देखें इधर से, ये आपके पास FADH2 है, FADH2 के बाद कितनी ATP पैदा होते हैं? 1 and 2 ATP। इसका मतलब यह है कि FADH2 जो होता है आपको 2 ATP देता है, तो हम इधर लिखते हैं कि 1 FADH2 आपको कितनी ATP देता है? 2 ATP आपको देता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है, मैट्रिक्स में होता है, ये बेसिकली आपके पास जो NADH2 और FADH2 है इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में भी हमने फास्फोराइलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ATP की फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, ये फास्फोराइलेशन है। फास्फोराइलेशन में क्या होता है, ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है वो कंबाइन होता है और आपके पास ATP की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, और फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। वहाँ पर लाइट की मौजूदगी में आपके पास ATP बन रहे थे। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन NADH2 और FADH2 की ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास ATPs बन रहे हैं। अब देखिए ये जो बेसिकली आपके पास ATP की फॉर्मेशन है, ये कौन से प्रोसेस के नतीजे में बनते हैं? ये बेसिकली आपके पास कीमी ऑस्मोसिस के नतीजे में बनते हैं। इसको कीमी ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस कहा जाता है। मैंने बता दिया कि कीमी ऑस्मोसिस के बारे में हमने फोटोसिंथेसिस में भी हमने पढ़ा था। वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का जो कीमोसिंथेसिस है या कीमोऑस्मोसिस है, और जो इसी एरोबिक रेस्पिरेशन का जो कीमी ऑस्मोसिस है, ये सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो कीमोऑस्मोसिस था वो लाइट की मौजूदगी में हो रहा था, और जो यहाँ पर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। दूसरा फर्क ये है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो कीमोऑस्मोसिस था वो किधर हो रहा था, वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में हो रहा था। थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर जो ल्यूमन था, ल्यूमन से हाइड्रोजन पंप हो रहे थे, कहाँ पर? स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में वापस ल्यूमन में आ रहे थे, और वहाँ पर ये ATP की फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहाँ पर ये इसी इनर मेम्ब्रेन का हमने यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा जूम किया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये इधर मैंने आपको जूम किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि कैसे जो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखिए बेसिकली देखिए ये इसी माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, इसी इनर मेम्ब्रेन पर हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये डिहाइड्रोजिनेज में ये NADH से क्या करता है, NADH से जो हाइड्रोजन निकलते हैं, ये बेसिकली कौन निकालता है, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज निकालता है।
फिर कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3। ये वही प्रोसेस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए NADH है, ठीक है, जब ये NAD में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पर रिलीज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर जाते हैं, कोएंजाइम क्यू में, ठीक है, फिर किधर जाते हैं, साइटोक्रोम बी में, सी में, ए में और ए3 में, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, और साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है ये भी साथ 2 हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या है अंदर वाला, ये मैट्रिक्स, ये आपके पास मैट्रिक्स मैंने शो किया है दरमियान में। ये एरिया क्या है आपके पास, इनर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है। इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ये देखिए ये आपके पास क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दोनों के दरमियान में मौजूद है। अब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल तो बन जाते हैं जिस तरह के यहाँ पर बना है, लेकिन बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस जो होता है ये क्या होता है, कीमियोस्मोसिस को हम डिफाइन करते हैं कि chemical and osmotic events are joined together in the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in electron transport system, in electron transport chain। मतलब केमी मीन्स केमिकल, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन, ये प्रोटॉन, ये केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में आप जनरली आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जाते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी सेल मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर सेल मेम्ब्रेन है, इसमें पानी पास नहीं हो रहा, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं पास हो रहे होते हैं। अब देखिए एनर्जी कौन कौन सी जगहों पर एनर्जी रिलीज होती है, देखिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एटीपी की फॉर्मेशन है यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एटीपी की फॉर्मेशन है। देखिए जब आपके पास NADH इन केस ऑफ कीमियोस्मोसिस, कि ये एटीपी की फॉर्मेशन बेसिकली कौन से प्रोसेस की मदद से होती है, कीमियोस्मोसिस। अब NADH को हमने लिया यहाँ पर, NADH जो होता है जब ये डिसोसिएट होता है NAD में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन में, तो क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं इस तरीके से इधर जमा होते जाते हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो होते हैं FADH2 के या इसके बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो होते हैं इस तरीके से जब ये डिसोसिएट होता है ये इधर जमा होते जाते हैं। इस रिजल्ट यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन NADH इसी कोएंजाइम क्यू में आते हैं तो इस दौरान ये एनर्जी को एमिट कर देंगे, नहीं एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं इसके अंदर एनर्जी है, इसी एनर्जी की मौजूदगी में क्या हो जाता है, इसी एनर्जी की मौजूदगी में आपके पास ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या हो जाते हैं, ये इसी मैट्रिक्स से इसी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाती है। हाइड्रोजन आयन है आपके पास, हाइड्रोजन आयन, अभी हाइड्रोजन आयन खुद ब खुद नहीं जाते मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, बल्कि इसी इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं इसी एनर्जी की मौजूदगी में इसी हाइड्रोजन को पंप किया जाता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन आते हैं। अब ये एनर्जी ज़ाया नहीं होती, ये एनर्जी जो होती है इसी हाइड्रोजन आयन के अंदर स्टोर होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर साइटोक्रोम बी और सी के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये फिर एनर्जी को रिलीज करते हैं, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं आपके पास, ये हाइड्रोजन आयन इसको क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं कि कहाँ पर, इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इसी हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं। फिर यहाँ पर A और 3 के दरमियान में फिर दोबारा ये जो हाइड्रोजन आयन आपके पास है ये दोबारा जो होती है इसी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन आयन इसी इनर मेम्ब्रेन स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं चले जाते हैं। इस रिजल्ट क्या हो जाता है, इस रिजल्ट हाइड्रोजन आयन तकरीबन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं मैट्रिक्स से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि
यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। अब चूंकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की थी ये पोटेंशियल फॉर्म में इसी हाइड्रोजन के अंदर मौजूद है। ये एनर्जी कहीं ज़ाया नहीं हो गई है बल्कि ये इसके अंदर मौजूद है। ये बेसिकली कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी जो होती है जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में ब्रोकन डाउन होता है उसकी एनर्जी है। और ग्लूकोज में ये एनर्जी किधर स्टोर होती है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर। और ग्लूकोज में ये एनर्जी किधर से आती है? बेसिकली ये सनलाइट से आती है, क्योंकि सनलाइट के नतीजे में प्लांट्स अपना खुराक तैयार करते हैं। तो बेसिकली सोलर एनर्जी जो होती है वो यही एनर्जी होती है जो कि इधर तक आती है। इसलिए हम कहते हैं कि सनलाइट जो है क्या है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सनलाइट ना होता, अगर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ना होता, so there will be no life on the earth. So it is very very important examination point of view. अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या हो जाते हैं जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस यही हाइड्रोजन आयन जिसको हम केमिकल कहते हैं, ये केमिकल जो होते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के नतीजे में इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं इसी एटीपी सिंथेज एंजाइम की मदद से किधर आ जाते हैं, फिर दोबारा जो होते हैं मैट्रिक्स में आ जाते हैं। और इसके अंदर क्या थी? एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में जमा थी कि नहीं थी? कौन सी एनर्जी? जो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे थे, जो एमिट कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये हाइड्रोजन मैट्रिक्स से पंप हो गए थे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, वही एनर्जी इनके अंदर क्या है? स्टोर है। इसी एनर्जी की मौजूदगी में क्या हो जाता है? इसी एनर्जी की मौजूदगी में जो आपके पास एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये क्या हो जाते हैं? ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन बेसिकली इसी कीमी ऑस्मोसिस प्रोसेस के नतीजे में होता है। इसको हम कहते हैं कीमी ऑस्मोसिस। तो ये जो आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये कीमी ऑस्मोसिस प्रोसेस के नतीजे में आपके पास हो जाती है। तो ये आपके पास रेस्पिरेटरी कीमियोस्मोटिक है। इससे पहले फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? और फोटोसिंथेसिस का जो फोटोफॉस्फोराइलेशन था वहाँ पर लाइट की मौजूदगी में एटीपी बन रही थी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनएडीएच की ऑक्सीडेशन होती है, उसके नतीजे में आपके पास एटीपी बन रही है। और दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बता दिया कि जो फोटोसिंथेसिस था वहाँ पर जो आपके पास थाइलाकाइड था, थाइलाकाइड के अंदर क्या था? ल्यूमन था। बाहर क्या था? बाहर आपके पास स्ट्रोमा था। तो इसी ल्यूमन से ल्यूमन का जो मेम्ब्रेन है इधर आपके पास क्या हो रही थी? कीमियो ऑस्मोसिस हो रही थी। यहाँ पर जो है इसी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर हो रही है। इसी फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन आयन जाते थे कहाँ पर? स्ट्रोमा में। और फिर वापस जब ये ल्यूमन में आते थे तो एटीपी की फॉर्मेशन करते थे। यहाँ पर भी सेम किस तरह होता है? यहाँ पर भी सेम इस तरह होता है कि इसी मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और फिर एटीपी एंजाइम की मदद से दोबारा मैट्रिक्स में आते हैं और आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोसेस दोनों का तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वो ल्यूमन में होता था फोटोसिंथेसिस का और ये जो होता है इधर होता है। अब देखिए, अगर मैं आपको एज ए होल आपको बताऊं, जो हमने स्टार्ट में हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन को, कि ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास दो डायरेक्ट एटीपी बन रहे थे और इसके अलावा जो है आपके पास दो NADH2 भी बन रहे थे। इसी दो NADH2 को जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है इसको हम एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH भी कहा कहते हैं। एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 भी इसको कहते हैं इसको। इसके अलावा लेट रिएक्शन में आपके पास भी दो NADH2 मॉलिक्यूल बनते थे और साथ साथ आपके पास दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी बन रहे थे, क्योंकि एक पायरुवेट से एक NADH, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके पास तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, तो आपके पास दो NADH2 और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इस तरीके से क्रेब्स साइकिल में भी आपके पास दो डायरेक्ट एटीपी भी बन रहे थे। डायरेक्ट एटीपी जिसको हमने क्रेब्स साइकिल में डिस्कस किया था कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। जब आपके पास ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी बन रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में भी दो डायरेक्ट एटीपी बन रहे हैं, इसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि डायरेक्ट ग्लूकोज या स्टेप वाइज ग्लूकोज के जो स्टेप्स हैं
उस जो कि सबस्ट्रेट के तौर पर यूज होते हैं, सबस्ट्रेट से आपके पास डायरेक्ट एटीपी आपके पास बनती है। कहाँ पर? ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में। इसी वजह से इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। और जो आपके पास क्रेब्स साइकिल है उसमें एक पायरुवेट से आपके पास 3 NADH और एक FADH और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि आपके पास 2 पायरुवेट बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से, तो 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल होता है, 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल होता है। तो 3 की बजाय 6 NADH2, एक की बजाय 2 FADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय आपके पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बनते हैं कंप्लीट 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल में। अब देखिए, अब जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, अब ये तो आपके पास डायरेक्ट एटीपी है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या होता है? आपके पास ये जो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 मॉलिक्यूल है, आपके पास लैंग रिएक्शन के जो NADH2 मॉलिक्यूल है, जो क्रेब्स साइकिल में आपके पास 6 NADH2 मॉलिक्यूल है और क्रेब्स साइकिल में आपके पास 2 FADH2 मॉलिक्यूल है। इसकी ऑक्सीडेशन होनी है किधर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि मैंने आपको बता दिया कि NADH2 है और ये आपके पास क्या? FADH2 है। अब आपके पास एक NADH2 आपको कितना एटीपी देता है? 3 एटीपी जनरेट करता है, 1, 2 एंड 3 जो मैंने डिस्कस किया। अगर FADH2 आपके पास कितने एटीपी जनरेट करता है? 2। अगर FADH2 की बात आप देखें तो 1 और 2 एटीपी आपके पास जनरेट होते हैं। तो ये तो स्टेप वाइज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेप में कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने NADH2 और कितने FADH2 पैदा होते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे होल आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास कितने NADH2 बनते हैं, तो 10 NADH2, 2 ये हो गए, 2 लैंग के हो गए, 6 जो है क्रेब्स साइकिल के हो गए, तो 10 NADH2 कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं। और FADH2 कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। अब 10 NADH2 है, एक NADH2 कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। अगर 10 को आप 3 में ज़रब दे दें तो 10 को 3 के साथ ज़रब करके आपके पास 30 ATPs आपके पास आ जाएंगे। 10 से आपके पास 30 ATPs। ये किधर बनते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होता है कि ऑस्मोसिस के नतीजे में ये एटीपी की फॉर्मेशन होती है। FADH2 2 है क्रेब्स साइकिल में, तो एक FADH2 कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो 2 को 2 के साथ ज़रब दे दिया आपके पास 4, तो 4 ATP प्लस 30 ATP आपके पास 34 ATP आपके पास पैदा होते हैं। किस चीज़ से? इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपके पास 34 ATP पैदा होते हैं। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था कि एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल 38 ATP पैदा होते हैं और नेट जो होते हैं वो 36 होते हैं। तो 38 के बजाय ये 36 क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपके पास ये ग्लाइकोलाइसिस का जो आपके पास NADH2 मॉलिक्यूल है, अब ये तो साइटोसोल में बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं। जब ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरा सेल है, आपके पास ये NADH2 जो कि इसी साइटोप्लाज्म में आपके पास बने हैं, जब ये इसी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो इस दौरान ये 2 ATP को कंज्यूम कर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर ये 2 ATP कंज्यूम होते हैं। तो इसी वजह से इससे तो बेसिकली 6 ATP ये देते हैं, लेकिन 6 से अगर आप 2 को माइनस कर लें तो आपके पास 6 की बजाय इससे तो 4 आ जाएंगे। मीन्स 34 से आपने 2 को माइनस कर दिए, आपके पास 32 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 ATP पैदा होते हैं, लेकिन 2 जो होते हैं एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के साइटोप्लाज्म में होता है। जब ये सेल के साइटोप्लाज्म से ये 2 NADH2 इसी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इस दौरान इसको एनर्जी की जरूरत होती है। इस दौरान जो होते हैं ये 2 ATP जो होते हैं लॉस करते हैं। तो 34 से हम 2 को माइनस करके आपके पास 32 आ जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 ATP पैदा होते हैं, जबकि नेट ATP जो होते हैं आपके पास कितने होते हैं? आपके पास 36 होते हैं। वो इसलिए कि 2 ATP जो होते हैं इसी ग्लाइकोलाइसिस की जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 है,
ये दो एटीपी को लॉस करते हैं, इसी वजह से ये 38 के बजाय 36 होते हैं। तो ये जो है आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। जब इसी 10 NADH2 और FADH2 जब ये आपको एटीपी देते हैं 34 या 32, इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और जो आपके पास डायरेक्ट एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहा जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, अगर फिर भी आपको समझ ना आ गया हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।